नमस्कार। आज हम अंग्रेजी साहित्य की एक बहुत ही खास, बहुत ही मशहूर कविता को समझने की कोशिश करेंगे। जॉन कीट्स की टू ऑटम। हम इसकी गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि आखिर 200 साल बाद भी इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को इतना खींचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कीट्स ना हमें सीधा कविता की दुनिया में खींच लेते हैं। अपनी पहली लाइन से धुंध और पके हुए मीठे फलों का मौसम। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक पूरा माहौल बना देती है। इसे पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे हम उसी नर्म भारी हवा में पहुंच गए हैं जब गर्मियां खत्म हो रही होती हैं और पतझड़ दस्तक दे रहा होता है। ये कविता ना बहुत खूबसूरती से 3 हिस्सों में बटी हुई है और हर हिस्सा मौसम के आगे बढ़ने की कहानी कहता है। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों हिस्सों को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि कीट्स ने कैसे पतझड़ की एक पूरी कहानी बुनी है। एक शुरुआत, एक बीच का हिस्सा और एक अंत के साथ। जो पहला स्टैंजा है वो तो समझिए हमारी सारी इंद्रियों पर एक हमला सा है। मतलब हर तरफ बस पकने और फलों से लदे होने का एहसास। कीट सिर्फ ये बताते नहीं हैं कि चीजें उग रही हैं, नहीं, वो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम उसे अपनी आंखों से देखें, अपनी स्किन पर महसूस करें और यहां तक कि उसका स्वाद भी लें। जरा इन शब्दों के वजन पे गौर कीजिए। झुकाने, भरने, हर शब्द से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ लबालब भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि हम सच में उन डालियों को देख पा रहे हैं जो सेब के बोझ से झुकी जा रही हैं, मानो बस अब टूट ही जाएंगी। और ये जो हर चीज के भरे होने का एहसास है, ये आगे भी चलता रहता है। सब कुछ जैसे फटने के कगार पर है। लौकी फूल रही है, हेजल के छिलके मोटे हो रहे हैं। ये एक तरह का शांत धीमा सा धमाका है जो कुदरत के कोने कोने में चल रहा है। तो सवाल ये है कि ये सब कर कौन रहा है? कीट्स बताते हैं पतझड़ और मैच्योर होता सूरज। और वो कहते हैं कि ये दोनों साजिश कर रहे हैं, कंस्पायरिंग। क्या कमाल का शब्द सुना है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो मिलकर काम कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब है कि वो पार्टनर हैं, एक गहरे राज भरे मकसद में। जैसे वो एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहे हों कि कैसे इस दुनिया को फलों से और हर अच्छी चीज से भर देना है। अब आते हैं दूसरे स्टैंजा पर। यहां एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब तक कीट्स बता रहे थे कि पतझड़ क्या करता है, पर अब वो खुद पतझड़ को एक किरदार, एक कैरेक्टर की तरह पेश करते हैं। कविता में एक सवाल है, किसने तुम्हें तुम्हारे भंडार के बीच अक्सर नहीं देखा है? ये तुम कौन है? कीट्स ने आखिर एक मौसम को, जो कि बस एक कॉन्सेप्ट है, उसे एक जीते जागते सांस लेते हुए वजूद में कैसे बदल दिया। कीट्स हमें पतझड़ के 4 अलग अलग रूप दिखाते हैं, पर एक बात पर गौर कीजिए, ये कोई ताकतवर देवता नहीं है, नहीं, ये तो एक थका हुआ मजदूर है। कोई है जो अन्न के ढेर पर बस यूं ही बैठा है, या फिर आधी कटी फसल के बीच गहरी नींद में सो गया है, या फिर घंटों से सब्र के साथ सेब की मशीन को देख रहा है कि कब आखिरी बूंद भी निकल आए। ये तस्वीर है कड़ी मेहनत के बाद मिलने वाले सुकून की, एक गहरी शांति की। जब कीट्स कहते हैं कि उसके बाल ओसाने वाली हवा से हल्के हल्के उठ रहे हैं, तो वो एक धीमी, बहुत कोमल हरकत की तस्वीर बना रहे हैं। विनोविंग विंड यानी वो हवा जो हल्के भूसे को भारी अनाज से अलग करती है। मतलब ये हवा भी बेवजह नहीं चल रही, इसका एक मकसद है, पर यह बहुत सौम्य है, बिल्कुल पतझड़ के किरदार की तरह ही शांत। और फिर एक पल आता है जब पतझड़ का हुक, यानी कि उसकी दरांती, आगे लगे फूलों को काटने से रुक जाती है, उन्हें बख्श देती है। ये एक ठहराव का पल है। कटाई अभी बाकी है, लेकिन एक लम्हे के लिए सब कुछ थम सा गया है। ये फिर से हमें उस मौसम की थकी हुई, शांत फितरत की याद दिलाता है। आखिर में कीट्स पतझड़ की तुलना एक बीनने वाले से करते हैं, यानी वो इंसान जो पूरी फसल कट जाने के बाद खेत में जो कुछ भी बचा खुचा रह जाता है उसे बड़े सब्र से चुनता है। ये बहुत ही धीमा, ध्यान से किया जाने वाला काम है। इस किरदार को कोई जल्दी नहीं है, वो तो बस मौसम के खत्म होने से पहले उसके हर आखिरी हिस्से को समेट रहा है। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे और आखिरी स्टैंजा पर, और यहां माहौल फिर बदलता है। पहले स्टैंजा की वो लबालब भरी हुई दुनिया, दूसरे स्टैंजा का वो सुकून अब एक उदास सोच में बदल जाता है। कविता अचानक एक सवाल पूछती है, और ये सवाल थोड़ा दर्द भरा सा लगता है। वसंत के गीत कहाँ हैं? हाँ, वो कहाँ हैं? वो नई शुरुआतें, वो जिंदादिली से भरा संगीत, वो सब कहाँ गया? एक पल को लगता है कि कविता उस चीज का मातम मना रही है जो अब नहीं रही। साहित्य में ना, ये एक बहुत पुरानी तकनीक है, इसे उबी संट कहते हैं। लैटिन में इसका मतलब है वो कहाँ है।
सदियों से कवि इस तकनीक का इस्तेमाल करते आए हैं, जब उन्हें गुजरते वक्त और खोई हुई चीज़ों का अफसोस जताना होता है, ये याद दिलाने के लिए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। तो कीट्स भी उसी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन तभी कीट्स कुछ कमाल का करते हैं। वो उस अफसोस में डूबे नहीं रहते। वो सीधे पतझड़ से बात करते हैं और कहते हैं, उनके बारे में मत सोचो, तुम्हारे पास भी अपना संगीत है। मतलब भूल जाओ वसंत के गीतों को, पतझड़ का अपना खुद का संगीत है। ये एक बहुत ही ताकतवर, बहुत कॉन्फिडेंट जवाब है। तो आखिर ये संगीत है क्या? ये वसंत के शोरगुल वाले जोशीले गीतों जैसा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये कुछ और ही है। ये धीमा है, ये आखिरी है, और इसमें एक हल्की सी उदासी भी है। ये एक अंत का संगीत है, किसी नई शुरुआत का नहीं। और कीट्स इस संगीत को बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने रखते हैं। वो हमें पतझड़ का पूरा ऑर्केस्ट्रा सुनाते हैं। इस ऑर्केस्ट्रा में कौन कौन है? छोटे मच्छरों का एक उदास सा कोरस है, बड़े हो चुके मेमनों की मिमियाहट है, बाड़ों पर गाते झिंगुर हैं, एक रॉबिन की हल्की सी सीटी है, और वो अबाबिलें हैं जो जाने की तैयारी में चहचहा रही हैं। ये सब ऐसी आवाज़ें हैं जिन पर हम शायद कभी ध्यान भी नहीं देते, है ना? लेकिन जब ये सब एक साथ मिलती हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखा संगीत बनता है। तो इस पूरी कविता से हम क्या समझ सकते हैं? कीट्स हमें आखिर बताना क्या चाहते हैं? असल में ये कविता है कुदरत के चक्र को अपनाने के बारे में। यह है अंत में भी एक गहरी खूबसूरती ढूंढ लेने के बारे में। टू ऑटम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये अंत से लड़ती नहीं है, ये उसे पूरी शांति के साथ अपना लेती है। ये कविता हमें बताती है कि चीज़ों के खत्म होने में, उनके मुरझाने में भी एक अपनी ही गहरी, उदास सी खूबसूरती है, और ये खूबसूरती उतनी ही कीमती है जितनी किसी नई शुरुआत की एनर्जी होती है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमेशा नेक्स्ट न्यू थिंग के पीछे भागती है, हमेशा नई शुरुआत का जश्न मनाती है। लेकिन कीट्स हमें कहते हैं कि जरा रुको और अंत का संगीत भी सुनो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसी दुनिया में जो बस शुरुआत को ही सब कुछ मानती है, हम एक परफेक्ट एंडिंग से, एक मुकम्मल अंत से क्या सीख सकते हैं?